नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इग्नू का BEGC 113 मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा है। इस वीडियो के पहले सेक्शन में हम लोग कवर करेंगे इसके ब्लॉक 1 को। अगर आप अपने सिलेबस को लेकर थोड़े ओवरवेल्ड है तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा और हम एक ऐसी जर्नी पर चलेंगे जहां कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। सो ग्रैब योर नोटबुक्स, सेट बैक और चलिए इस डिटेल डिस्कशन को शुरू करते हैं। हमको हमारे ब्लॉक 1 में पढ़ना है हेनरिक इब्सन और इनके एक बहुत ही फेमस टेक्स्ट गोस्ट को। सबसे पहले समझते हैं कि हेनरिक इब्सन आखिर थे कौन, उनका बैकग्राउंड कैसा था। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए क्योंकि एक राइटर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस उसके काम में हमेशा रिफ्लेक्ट होते हैं। हेनरिक इब्सन का जन्म 1828 में नॉर्वे के एक प्रॉस्परस पोर्ट टाउन में हुआ था। उनके फादर का नाम खुद इब्सन था जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और मदर का नाम मैरिचन एल्टनबर्ग था जो एक आर्टिस्टिक और रिलीजियस लेडी थी। शुरू में उनकी लाइफ बहुत ही लग्जरियस थी। उनके घर में बड़ी पार्टीज होती थी, लेकिन जब हेनरिक इब्सन लगभग 10 साल के थे तो उनके फादर का बिजनेस फेल हो गया और उन्हें एक्सट्रीम पॉवर्टी फेस करनी पड़ी। इसके बाद फैमिली को स्कीन से यारपन नाम के एक छोटे रूरल टाउन में शिफ्ट होना पड़ा। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। हेनरिक इब्सन ने अपने चाइल्डहुड में जो फैमिली टेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस और सोसाइटी की हिपोक्रेसी देखी, वही आगे चलकर उनके प्लेस का फाउंडेशन बनी। उनकी फैमिली सोसाइटी से बॉयकॉट हो गई थी, जिसका उनके सेंसिटिव माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ा। थोड़े बड़े होने पर इंडिपेंडेंस की तलाश में उन्होंने ग्रिमस्टेड नाम के टाउन में एक फार्मासिस्ट के असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया। यहाँ ग्रिमस्टेड में उन्होंने 6 साल बिताए और एक मेड एल्सा सोफी के साथ उनका अफेयर हुआ, जिससे उनका एक इलेजिटिमेट बेटा हुआ। इस बच्चे की मेंटेनेंस पे करने के बोझ ने उन्हें लगभग पॉवर्टी में ही धकेल दिया था। आगे चलकर वो कैपिटल सिटी क्रिस्टियाना गए पढ़ाई करने के लिए। वहां उन्होंने ब्यॉर्सन से दोस्ती की जो बाद में उनके लिटरेरी राइवल भी बने। इसमें हमको ये याद रखना है कि उनका करियर तब बूस्ट हुआ जब नॉर्वे के फेमस वायलिनिस्ट ओल बुल ने उन्हें बर्जन टाउन के नेशनल थिएटर में एज अ राइटर और स्टेज मैनेजर इनवाइट किया। बर्जन में उन्होंने स्टेज क्राफ्ट और लाइटिंग के नए टेक्निक सीखे जो उन्हें उनके आगे के रियलिस्टिक प्लेस में लिखने में काम आए। बाद में उन्होंने सुजाना थॉर्सन से शादी की और अपने मैक्सिमम फेमस प्लेस एग्जाइल में लिखे, इटली और जर्मनी में। वहां उन्होंने ब्रांड, पियर जेंट, अ डॉल हाउस और घोस्ट जैसे मास्टर वर्क्स लिखे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डिड द अर्ली चाइल्डहुड एंड पर्सनल स्ट्रगल्स ऑफ हेनरिक इब्सन इन्फ्लुएंस द थीम ऑफ हिज लेटर प्लेस। अब जब हमने हेनरिक इब्सन का बैकग्राउंड समझ लिया है तो चलिए समझते हैं उस वक्त के थ्योरेटिकल मूवमेंट को। एक स्मूथ शिफ्ट के साथ हम आते हैं रियलिज्म एंड बियॉन्ड पर। पुराने जमाने में ड्रामा सिर्फ किंग्स, रिलीजन्स और हीरोज के बारे में होता था, लेकिन 19th सेंचुरी में यूरोप में बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आए। 1848 के रेवोल्यूशंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास और ऑर्डिनरी लोगों की प्रॉब्लम्स को इंपॉर्टेंस मिलने लगी। इस एरा में तीन मेजर थिंकर्स ने ह्यूमन माइंडसेट को पूरी तरीके से बदल दिया। एक थे अगस्ती कॉम्ट, इन्होंने सोशियोलॉजी और पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें लॉजिक और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर फोकस था। दूसरे थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी जिसने ये प्रूव किया कि इंसान अपने एनवायरनमेंट और हेरिडिटरी यानी जेनेटिक्स का प्रोडक्ट है, ना कि उसको भगवान ने बनाया। तीसरे थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने कैपिटलिज्म को क्रिटिक किया और बताया कि सोसाइटी में क्लास स्ट्रगल कैसे काम करता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इन्हीं थ्योरीज की वजह से लिटरेचर में रियलिज्म और नेचुरलिज्म का जन्म हुआ था। रियलिज्म का मतलब होता है एक ऐसा मूवमेंट जो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ को स्टेज पर एक्यूरेटली डिपिक्ट करता है। और नेचुरलिज्म, ये रियलिज्म का एक डार्कर और साइंटिफिक वर्जन था। एमिली जोला और हिपोलिट टेन जैसे राइटर्स ने इसको पॉपुलर किया। नेचुरलिज्म मानता था कि इंसान अपने जेनेटिक्स और सराउंडिंग्स के सामने हेल्पलेस है, क्योंकि ये नए प्लेस सोसाइटी की बुराइयों को डायरेक्टली टारगेट करते थे। कमर्शियल थ्रेटर्स इनको बैन कर देते थे। तब पेरिस में आंद्रे एंटवान ने थ्रेटर लिब्रे स्टार्ट किया, जहां बिना सेंसरशिप के हेनरिक इब्सन और अगस्ट स्ट्रिंडबर्ग के कंट्रोवर्शियल प्लेस परफॉर्म होने लगे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड की थिंकर्स दैट लेड टू राइज ऑफ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म इन मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। इसमें आपको सारे की थिंकर्स के नाम और उनकी थ्योरीज को मेंशन करना होगा। अब हमने एनवायरनमेंट और हिस्ट्री सेट कर लिया,
तो अब सीधे एंट्री लेते हैं हेनरिक एप्सन के आइकॉनिक प्ले घोस्ट की दुनिया में। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि कैरेक्टर्स और उनके कन्फ्लिक्ट से डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में। चलिए सबसे पहले इन कैरेक्टर्स को एक क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर है मिसेस एल्विंग। ये प्ले की सेंट्रल कैरेक्टर है, एक दुखी भरी शादी में फंसी हुई औरत जो अपने लेट हस्बैंड कैप्टन एल्विंग के नाम पर एक ऑर्फनेज बनवाना चाहती है, एक अनाथ आश्रम बनवाना चाहती है। वो इसलिए ये कर रही है ताकि उनके बेटे को अपने बाप की सच्चाई, उनका करप्शन और एल्कोहलिज्म कभी पता न चले और उसके ऊपर एक बैड इन्फ्लुएंस ना आए। कैप्टन एल्विंग जो कि उसके हस्बैंड थे, इनकी 10 साल पहले डेथ हो चुकी है, पर इनका घोस्ट, इनके पास्ट एक्शंस पूरे प्ले को हॉन्ट करते हैं। वो एक डिबॉन्ज्ड इंसान थे और उनका अपनी मेड योहाना के साथ अफेयर भी था। पैस्टर मैंडर्स ये कैरेक्टर सोसाइटी की कंजर्वेटिव, हिपोक्रिटिकल और डॉगमेटिक सोच को रिप्रेजेंट करता है। जब मिसेस एल्विंग ने अपना घर छोड़ना चाहा था, तो इन्हीं पैस्टर मेंडर्स ने उन्हें वापस उस एब्यूसिव शादी में ड्यूटी के नाम पर धकेल दिया था। ऑसवर्ल्ड ये मिसेस एल्विंग का बेटा है, जो काफी टाइम बाद पेरिस से इटली वापस आया है। इसने अपने पिता से एक लाइलाज बीमारी सिफिलिस इनहेरिट की है, जो यहाँ डार्विनियन जेनेटिक्स और डिटर्मिनिज्म का सिंबल है। रेजिना ये एल्विंग हाउसहोल्ड की मेट है, बट सच्चाई में ये कैप्टन एल्विंग की इलेजिटिमेट बेटी है। वो एम्बिशियस है और सोशल लैडर पर ऊपर चढ़ना चाहती है। एंगस्ट्रैंड ये कनिंग कारपेंटर है, जिसने पैशन के लिए योहाना से शादी की थी, ये जानते हुए कि वो प्रेग्नेंट थी। मेजर थीम्स देखते हैं इस प्ले के: ट्रुथ, लाइज एंड हिपोक्रेसी। पूरा का पूरा सोसाइटी का स्ट्रक्चर झूठ पर बना हुआ है। कैप्टन एल्विंग की रेस्पेक्टेबिलिटी एक कंप्लीट फैब्रिकेशन है, जो मिसेस एल्विंग ने उनके मरने के बाद क्रिएट की है। इसमें कुछ फेमिनिस्ट आइडियाज भी हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि पेट्रियार्कल सोसाइटी औरत की इंडिविजुअलिटी को कैसे खत्म करती है। मिसेस एल्विंग के पास एस्केप का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि पेस्टर मेंडर्स ने उन्हें सोसाइटी के रूल्स याद दिलाकर उनकी आवाज को दबा दिया था। द पास्ट एंड द प्रेजेंट। इब्सन बताते हैं कि पास्ट एक्शन और पुराने बिलीफ, जिनको वो घोस्ट कहते हैं, यानी पास्ट एक्शन को यहाँ पर घोस्ट कहा गया है, हमारे प्रेजेंट को कैसे कंट्रोल करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है: एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ मिसेस एल्विंग एंड डिस्कस हाउ शी स्ट्रगल्स अगेंस्ट द पेट्रियार्कल नॉर्म्स ऑफ 19th सेंचुरी यूरोप। इस प्ले को कंक्लूड करते हुए इसकी टेक्निकल और स्टाइलिस्टिक ब्रिलियंस को समझते हैं। हेनरिक एब्सन ने इस प्ले को लिखा कैसे था? इसमें हमको ये याद रखना है कि घोस्ट कोई नॉर्मल प्ले नहीं था। इसने उस वक्त के सभी थ्रेटिकल रूल्स को चैलेंज किया था और नए स्टैंडर्ड सेट किए थे। घोस्ट एक क्लासिकल ट्रेजेडी की तरह देखा जा सकता है। एरिस्टोटेलियन यूनिटीज, यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। पूरा प्ले एक ही रूम में 24 घंटे के अंदर अंदर होता है और इसमें कोई एक्स्ट्रा सब प्लॉट्स नहीं है। मिसेस एल्विंग का स्ट्रगल एक ग्रीक ट्रेजेडी की तरह ही इंटेंस है। घोस्ट एक नेचुरलिस्ट प्ले भी है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, नेचुरलिज्म में हेरिडिटरी का बड़ा रोल होता है। ऑसवर्ल्ड अपनी बीमारी सिफिलिस अपने पिता से इनहेरिट करता है, जिससे आगे चलकर वो पूरी तरीके से पावरलेस हो जाता है। इंसान फोर्सेस ऑफ नेचर के आगे फेल हो जाता है, ये प्ले ये भी दिखाता है। घोस्ट को हम एक प्रॉब्लम प्ले की तरह भी देख सकते हैं। इब्सन ने सोशल टाबूस टॉपिक्स को स्टेज पर डिस्कस किया। इस प्ले में यूथनेसिया यानी कि मर्सी किलिंग, इंसेस्ट और फ्री लव के ऊपर ओपनली डिबेट होती है, जैसे ऑसवर्ल्ड और पैस्टर मैंडर्स के बीच का कन्वर्सेशन। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो आपको अपने एग्जाम में जरूर से लिखना चाहिए, वो है सिंबलिज्म। द घोस्ट यानी इसके टाइटल का क्या सिंबल है? ये सिर्फ भूत प्रेत नहीं है, ये वो पुरानी, आउटडेटेड और सड़े हुए बिलीव्स, ट्रेडिशंस और जेनेटिक डिसीजेज है, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती है और हमें आजाद नहीं होने देती। द ऑर्फनेज कैप्टन एल्विंग की फेक रेपुटेशन का सिंबल। इसका जलकर राख हो जाना इस बात का सिंबल है कि झूठ के फाउंडेशन पर बनी चीज कभी टिक नहीं सकती। डार्कनेस एंड लाइट। नॉर्वे का वेदर हमेशा ग्लूमी दिखाया गया है, जो सोसाइटी की सफोकेटिंग मॉरलिटी को दिखाता है। वहीं पेरिस की धूप सनशाइन, फ्रीडम और जॉय ऑफ लिविंग का सिंबल है। एंड में ऑसवर्ल्ड का द सन मांगना इसी फ्रीडम की डेस्पिरेशन को दिखाता है। ये प्ले 3 एक्ट्स में लिखा गया है। एक्ट 1 इज एक्सपोजिशन, सारे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं और सीक्रेट्स धीरे धीरे खुलने शुरू होते हैं। एक्ट 2 में क्लाइमेक्स बिल्डिंग होती है,
टेंशन बढ़ती है जब ऑसवर्ड और रेजिना की सच्चाई सामने आती है और ऑर्फनेज जलकर राख हो जाता है। एक्ट 3 रेजोल्यूशन और ट्रेजेडी इसमें दिखाई जाती है। ये एक बहुत ही दर्दनाक और कंफ्यूज नोट पर एंड होता है जब ऑसवर्ड अपना मेंटल कंट्रोल खो देता है और मिसेस एल्विन के सामने एक इम्पॉसिबल चॉइस खड़ी हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस हेनरिक एब्सन्स घोस्ट एज अ प्रॉब्लम प्ले शोकेसिंग द एलिमेंट ऑफ नेचुरलिज्म एंड सिंबलिज्म। इसको क्लासिक ट्रेजेडी के तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें कि आपको यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन को दिखाना है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ प्रॉपरली और लॉजिकली कनेक्ट होता हुआ समझ आ गया होगा। चलिए फिर फटाफट से हेड करते हैं हमारे ब्लॉक 2 की तरफ। इस ब्लॉक में हम कवर करेंगे एक लेजेंडरी प्लेराइट को, बेर्टोल्ट ब्रेस्ट, और उनका मास्टर क्लास प्ले द गुड वुमेन ऑफ सेजुआन, या फिर जिसको हम द गुड पर्सन ऑफ शेजवान भी कह सकते हैं। कंसीडर कीजिए कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और चलिए बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। लेट्स डाइव राइट इनटू इट। सबसे पहले हम प्लेराइट को समझेंगे, क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ही उनके प्लेस की आत्मा होते हैं। बेर्टोल्ट ब्रेcht का जन्म 1898 में आउसबर्ग, जर्मनी के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। अपनी यूथ में वो मेडिकल और फिलॉसफी पढ़ रहे थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम उन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑर्डरली सर्व करना पड़ा। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इस वॉर के दौरान उन्होंने इतनी डेथ और ब्लडशेड और हॉरर्स देखे कि उनका पेट्रियोटिज्म पूरी तरीके से डिसइल्यूजनमेंट, निराशा में बदल गया। उन्हें वॉर और उसके पीछे के पॉलिटिकल सिस्टम से नफरत हो गई। बाद में उन पर दो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसेस आए। एक था कार्ल मार्क्स का। ब्रेस्ट ने कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ी और मार्क्सिज्म से वो बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस हुए। उन्हें लगा कि सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है, उसे कम्युनिज्म से ठीक किया जा सकता है। एरविन पिस्केटर ये एक डायरेक्टर थे जिन्होंने एक्टिप्रॉप यानी एगिएशन एंड प्रोपोगेंडा थिएटर का यूज किया। एरविन पिस्केटर से ही बेर्टोल्ट ब्रेcht ने सीखा कि थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, बल्कि सोशल रिवॉल्यूशन और पॉलिटिकल चेंज का भी एक वेपन हो सकता है। हिटलर के आने के बाद बेर्टोल्ट ब्रेcht को जर्मनी छोड़ना पड़ा और उन्होंने एग्जाइल में अपनी लाइफ बिताई, जहां उन्होंने अपने सबसे फेमस प्लेस भी लिखे। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, हाउ डिड द एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्ल्ड वॉर वन एंड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी शेप द थ्योरेटिकल विजन्स ऑफ बेर्टोल्ट ब्रेcht। अब आते हैं उनके काम करने के तरीके पर। एक स्मूथ शिफ्ट के साथ समझते हैं उनका सबसे फेमस कॉन्सेप्ट एपिक थ्रेटर। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। पुराने एरिस्टोटेलियन थ्रेटर्स चाहते थे कि ऑडियंस कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली अटैच हो जाए और एंड में कैथारसिस यानी रिलीज ऑफ इमोशंस फील करे। लेकिन बेर्टोल्ट ब्रेcht इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उनका मानना था कि अगर ऑडियंस रोकर और इमोशनल होकर थिएटर से जाएगी, तो वो सोसाइटी को चेंज करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेगी। इसलिए उन्होंने एपिक थिएटर बनाया, जिसका एम था इंफॉर्मेशन प्लस एंटरटेनमेंट। इसके लिए उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टेक्निक्स यूज की। एक था फेयर फ्रेम डूम्स इफेक्ट, जिसे एलिनेशन इफेक्ट या फिर डिस्टेंसिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब है ऑडियंस को लगातार ये याद दिलाना कि वो एक नाटक, एक प्ले देख रहे हैं, ये कोई रियल लाइफ नहीं है। इसके लिए वो फोर्थ वॉल ब्रेक करते थे, ब्राइट लाइट्स यूज करते थे और एक्टर्स डायरेक्ट ऑडियंस से बात भी करते थे। स्पास, इसका मतलब होता है फन या कॉमिक रिलीफ। जब भी प्ले में टेंशन बहुत ज्यादा होती थी, बेर्टोल्ट ब्रेcht स्टैंड अप कॉमेडी या गाने डाल देते थे, ताकि ऑडियंस इमोशनल ना हो और उनका दिमाग लॉजिकली सोचता रहे। गेस्टर्स, ये एक्शन या फिर जेस्टर्स होते हैं जो सोसाइटी के डीप मीनिंग्स को दिखाते हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि उनका मेन एम ऑडियंस को पैसिव कंज्यूमर से क्रिटिकल, रेशनल और एक्टिव थिंकर बनाना था, जो बाहर जाकर कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बुराइयों से लड़ सके। यहाँ तक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एपिक थिएटर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ एलिनेशन इफेक्ट इन द प्लेस ऑफ बेर्टोल्ट ब्रेcht। तो चलिए अब सीधे एंट्री लेते हैं हमारे प्ले के अंदर, द गुड वुमेन ऑफ सेशवान। ये स्टोरी एक पैराबल यानी कि एक मॉरल स्टोरी के फॉर्म में लिखी गई है। इसके कुछ की कैरेक्टर्स को देखते हैं। एक है शेंटे। ये सेजुआन की एक गरीब प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन ये अकेली ऐसी कैरेक्टर है जिसके दिल में सच में अच्छाई यानी गुडनेस है। जब तीन गॉड जमीन पर आते हैं, तो यही उन्हें शेल्टर देती है। शुईता, ये शेंते का मेल कजन है, लेकिन एक्चुअली ये कोई और नहीं बल्कि कोई शेंते है, जो बेस बदलकर श्वेता बन जाती है। श्वेता रूथलेस, प्रैक्टिकल और मैनिपुलेटिव है, यानी कि ये शेंते का एक ऑल्टरनेट ईगो टाइप है। यांग सुन, ये एक अनएम्प्लॉयड पायलट है जिसे शेंते प्यार करती है, पर ये बहुत सेल्फिश है और अपने सपने पूरे करने के लिए शेंते का फायदा भी उठाता है। वांग, ये एक पानी बेचने वाला है, वाटर सेलर है और शेंते का दोस्त है।
जो गॉड्स और इंसानों के बीच एक ब्रिज का काम करता है। द थ्री गॉड्स ये रूल्स और रिलीजन का सिंबल है। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग अच्छे बने रहे, पर ये इस बात से कंप्लीटली इग्नोरेंट है कि लोग भूखे और गरीब हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि इस प्ले का सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है हाउ टू बी गुड एंड सर्वाइव इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। बेर्टोल्ट ब्रेcht दिखाते हैं कि एक करप्ट और अनइक्वल सोसाइटी में आप पूरी तरीके से अच्छे बनकर जिंदा नहीं रह सकते। शेंटे को जब गॉड से पैसे मिलते हैं और वो टोबैको शॉप खोलती है, तो बाकी गरीब लोग उसे लूटने और एक्सप्लॉइट करने लगते हैं। अपनी जान और दुकान बचाने के लिए उसे मजबूरन अपना रूथलेस ऑल्टर ईगो श्वेता बनना पड़ता है। ये ह्यूमन नेचर के अंदर के क्लास स्ट्रगल और स्प्लिट पर्सनालिटी को दिखाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालाइज द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ शेंते एंड श्वेता एज अ क्रिटिक ऑफ गुडनेस इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब हम देखते हैं कि बेर्टोल्ट ब्रेcht ने इस प्ले को स्ट्रक्चरली कैसे डिजाइन किया है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। एपिसोडिक स्ट्रक्चर मॉन्टेज। ये प्ले एक्ट्स में स्मूथली नहीं चलता। इसमें 10 अलग अलग सीन्स और 7 इंटरल्यूड्स हैं जो एक दूसरे के बाद जंप करते हैं। इसे मॉन्टेज कहते हैं। इसका पर्पस अगेन ऑडियंस का इल्यूजन तोड़कर उनको जगाना होता है। यूज ऑफ सॉन्ग्स। प्ले के बीच में सडनली कैरेक्टर्स गाना गाने लगते हैं, जैसे द सॉन्ग ऑफ द स्मोक या फिर द सॉन्ग ऑफ डिफेंसलेसनेस ऑफ द गॉड एंड द गॉड्स। ये गाने एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि सोशल कमेंट्री पास करने के लिए यूज होते हैं। मास्क एंड कॉस्ट्यूम। जब शेंते श्वेता बनती है तो मास्क और ओवरकोट यूज करती है। ये क्रॉस ड्रेसिंग सोसाइटी के उस हार्श रियलिटी को दिखाता है जहां पावर सिर्फ रूथलेस मर्दों के पास होती है। द ओपन एंडेड एपिलॉग। प्ले के एंड में कोई हैप्पी या फिर सैड एंडिंग नहीं होती। गॉड्स बादलों में वापस चले जाते हैं, शेंटे को उसकी प्रॉब्लम्स के साथ अकेला छोड़कर। फिर एक एक्टर आगे आकर डायरेक्ट ऑडियंस से पूछता है, क्या दुनिया को बदलना चाहिए? इसका क्या सोल्यूशन है? इसमें हमको ये याद रखना है कि बेर्टोल्ट ब्रेcht जानते बूझते प्ले को अधूरा छोड़ देते हैं ताकि ऑडियंस खुद सोचे और रियल लाइफ में एक्शन ले। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एपिसोडिक स्ट्रक्चर, सॉन्ग्स एंड द ओपन एंडेड एपिलॉग इन द गुड वुमेन ऑफ सेशवान। इसका सिंपल सा पर्पस है ऑडियंस को उनकी इल्यूजन भरी दुनिया से जगाना, उनको बताना कि उनको असली लाइफ में एक्शन लेना है। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल्ड और एनर्जेटिक ब्रेकडाउन ब्लॉक 2 का, जिसमें हमने बेर्टोल्ट ब्रेcht की रिवॉल्यूशन से भरी दुनिया को एक्सप्लोर किया। चलिए फटाफट से शिफ्ट करते हैं हमारे ब्लॉक 3 की तरफ। इस ब्लॉक में हम पढ़ेंगे कि ऐसे प्ले के बारे में जिसने थिएटर की दुनिया के सारे रूल्स तोड़ दिए। हम बात कर रहे हैं सैमुअल बेकेट के आइकॉनिक प्ले वेटिंग फॉर गोडो की। तो फोकस बनाए रखिए और चलिए इस थिएटर ऑफ द एब्सर्ड की दुनिया में डाइव इन करते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्लेराइट सैमुअल बेकेट के बारे में। इनका जन्म 1906 ड्यूब्लिन आयरलैंड में हुआ था, लेकिन इनकी लाइफ का मैक्सिमम टाइम पेरिस फ्रांस में बीता। इन्होंने अपने मैक्सिमम इंपॉर्टेंट वर्क्स फ्रेंच में लिखे थे और फिर खुद इन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया। बेकेट का मानना था कि फ्रेंच में लिखने से वो पोएट्री लिखने से बच जाते हैं और उनका एक्सप्रेशन ज्यादा डायरेक्ट होता है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि वेटिंग फॉर गोडो एक एवेंट ग्रेड प्ले है। एवेंट ग्रेड का मतलब होता है कुछ बिल्कुल नया और एक्सपेरिमेंटल, जो पुराने ट्रेडिशंस को चैलेंज करे। इस प्ले में ऐसी चीजें हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती है। उन चीजों को देखते हैं। द ऑस्टर स्टेज सेटिंग। पुराने प्लेस में बड़े बड़े महल या फिर ड्राइंग रूम्स होते थे। यहाँ स्टेज बिल्कुल खाली है, सिर्फ एक ओपन रोड है, एक मिट्टी का टीला, एक माउंट है और एक बिना पत्तों का पेड़ है। ट्रैम्प्स एज प्रोटैगनिस्ट। इस प्ले के हीरोज कोई राजा या फिर वॉरियर्स नहीं है, बल्कि दो भिखारी या फिर ट्रैम्प्स है, व्लादिमीर और एस्ट्रोजन। लिंग्विस्टिक डिवाइसेस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। बेकेट इसमें पॉजेस, साइलेंसेस, मिमिंग, सर्कस क्लाउनिंग और म्यूजिक हॉल क्रॉस टॉक्स का बहुत यूज करते हैं। स्टैटिक नेचर। इस प्ले में कोई एक्शन नहीं होता, नथिंग हैपेंस, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, इट्स ऑफुल। ये लाइन प्ले का एसेंस है। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। इसका मतलब है ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्सचर। बेकेट के कैरेक्टर्स अपनी जिंदगी के दुख और डिस्पेयर से बचने के लिए हंसते हैं, यानी लाफ्टर टू सेव देयर टीयर्स। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस वेटिंग फॉर गॉडो एज एन एवेंट ग्रेड प्ले एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स ऑस्टर स्टेज सेटिंग्स एंड लिंग्विस्टिक डिवाइसेस। अब हम चलते हैं एक्ट 1 के डिटेल्ड एनालिसिस पर। यह एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि यहाँ से प्ले का फिलॉसफी स्टैब्लिश होता है। प्ले की शुरुआत होती है दो ट्रैम्प्स की मीटिंग से। व्लादिमीर, जिसे दीदी बुलाया जाता है, और एस्ट्रोजन, जिसे गोगो बुलाया जाता है। शुरुआत में ही एस्ट्रोजन अपने जूते, अपने बूट्स निकालने की कोशिश कर रहा है और थक कर कहता है, नथिंग टू बी डन।
ये लाइन इस प्ले का लेट मोटिव यानी कि रिकरिंग थीम है। ये सिर्फ जूतों के बारे में नहीं, बल्कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में है। इंसान कितना ज्यादा हेल्पलेस है ये इस बात को दिखाता है। व्लादिमीर को प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है, इसलिए वो अजीब तरह से चिल्लाते हैं। और एस्ट्रोजन को उसके जूतों से पेन है, मतलब उसको उसके जूते अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। एक फिजिकली और दूसरा मेंटली सफर कर रहा है। अपना टाइम पास करने के लिए ये दोनों अलग अलग टॉपिक्स पर बात करते हैं। वो आईफिल टावर से कूदकर सुसाइड करने की बात करते हैं। वो बाइबल के दो चोरों, टू थीव्स की स्टोरी डिस्कस करते हैं जो जीसस के साथ क्रूसीफाई हुए थे। इसमें सेंट अगस्तीन का कोट आता है, डू नॉट डिस्पेयर, वन ऑफ द थीव्स वाज सेव्ड, डू नॉट परज्यूम, वन ऑफ द थीव्स वाज डैम्ड। ये उनकी लाइफ की 50-50 अनसर्टेनिटी को दिखाता है। तभी स्टेज पर दो नए कैरेक्टर्स आते हैं, पोजो और लकी। पोजो एक एरोगेंट मास्टर है और लकी उसका स्लेव है, जिसके गले में रस्सी बंधी हुई है जैसे कुत्ते के गले में होती है। ये मास्टर स्लेव डायनेमिक ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन और क्रुएलिटी को दिखाता है। लकी एक लंबा इनकोहेरेंट मोनोलॉग बोलता है, लकी थिंग जिसको हम कहते हैं, जो दिखाता है कि मॉडर्न दुनिया में रिलीजन और साइंस दोनों ही इंसान को बचा नहीं सकते। एक्ट 1 के एंड में एक बॉय आता है जो बताता है कि मिस्टर गोडो आज नहीं आएंगे पर कल जरूर आएंगे। दोनों ट्रैम्स डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे, पर स्टेज डायरेक्शन आता है, दे डू नॉट मूव, वो हिलते ही नहीं है अपनी जगह से। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, एनालाइज द मास्टर स्लेव रिलेशनशिप बिटवीन पोजो एंड लकी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन एक्ट 1 ऑफ द प्ले। अब आते हैं एक्ट 2 पर। एक्ट 2 में जब पर्दा उठता है तो टाइम है नेक्स्ट डे, सेम टाइम सेम प्लेस। लेकिन एक छोटा सा चेंज है, उस बिना पत्तों वाले पेड़ पर अब 4-5 पत्ते आ गए हैं। ये स्प्रिंग, रिन्यूअल या फिर एक शायद झूठी होप का सिंबल हो सकता है। इसमें हमको ये याद रखना है कि ये प्ले एग्जिस्टेंशियलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यान पॉल सात्रे और एल्बर्ट कैमू जैसे फिलोसफर्स का मानना था कि ये दुनिया एब्सर्ड, मीनिंगलेस है। इंसान बिना अपनी मर्जी के इस दुनिया में फेंक दिया गया है, जिसे हेडिगर गेबोरफनाइट कहते हैं, और यहाँ उसे खुद अपना मीनिंग ढूंढना है। व्लादिमीर और एस्ट्रोजन इसी मीनिंगलेस दुनिया में फंसे हुए हैं। उन्हें नहीं पता कि गॉडो कौन है, कैसा दिखता है, या फिर वो उनकी मदद करेगा भी या नहीं। फिर भी वो उसका वेट कर रहे हैं। क्या वो निहिलिस्ट, जो किसी चीज में बिलीव नहीं करते, वो है? नहीं, क्योंकि अगर वो निहिलिस्ट होते तो सुसाइड कर लेते। उनका लगातार वेट करना ये दिखाता है कि उनमें अभी भी होप बची हुई है। एक्ट 2 में पोजो और लकी वापस आते हैं, पर अब रोल्स रिवर्स हो चुके हैं। पोजो अब अंधा हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, और लकी गूंगा हो चुका है, डम्ब हो चुका है। पोजो एक बहुत ही डीप डायलॉग बोलता है, दे गिव अस बर्थ एस्ट्राइड ऑफ अ ग्रेव, जिसका मतलब है कि जिंदगी बहुत छोटी है और मौत हमेशा उनके करीब रहती है। दोनों ट्रैम्स अपना टाइम पास करने के लिए गाली गलौज, एब्यूजिंग गेम्स खेलते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं और एक दूसरे को एंटरटेन करते हैं, क्योंकि हैबिट इज अ ग्रेट डेटनर। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस व्लादिमीर एंड एस्ट्रोजन एज एग्जिस्टेंशियलिस्ट कैरेक्टर हु फेस द एब्सर्डिटी ऑफ द यूनिवर्स। हमारे इस ब्लॉग के फाइनल सेगमेंट में हम देखते हैं इस प्ले के स्ट्रक्चर को। बेकेट ने इस प्ले को स्ट्रक्चर वाइज कैसे यूनिक बनाया है। सिमेट्रिकल येट एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इस प्ले का। प्ले में दो एक्ट्स हैं। बेकेट ने खुद कहा था, वन एक्ट वुड हैव बीन टू लिटिल एंड थ्री एक्ट्स वुड हैव बीन टू मच। एक एक्ट बहुत कम होता और तीन बहुत ज्यादा होते। दो एक्ट्स रिपीटेशियस मोनोटोमी, लगातार चलने वाली बोर लाइफ को परफेक्टली दिखाते हैं। इसमें सिमेट्री कैसे, सिमिलैरिटीज कैसे हैं। दोनों एक्ट में ट्रैम्प्स मिलते हैं, टाइम पास करते हैं, सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं, पोजो और लकी आते हैं, और एंड में एक बॉय आकर कहता है कि गुडो आज नहीं कल आएगा, कल जरूर आएगा। दोनों एक्ट्स दे डू नॉट मूव पर एंड होते हैं। ये इनकी सिमेट्री है। और इनके एसिमेट्री क्या डिफरेंसेस क्या है? एक्ट 1 में एस्ट्रोजन कैरेट खाता है, एक्ट 2 में रेडिश रिजेक्ट कर देता है। एक्ट 1 में पेड़ खाली है, एक्ट 2 में पेड़ पर थोड़े से पत्ते हैं। एक्ट 1 में पोजो मास्टर था, एक्ट 2 में वो अंधा और डिपेंडेंट हो गया लकी के ऊपर। ये डिफरेंसेस दिखाते हैं कि वक्त आगे बढ़ रहा है, पर उनकी कंडीशन बिल्कुल अभी भी वही है। ट्रैजिक कॉमेडी इन एक्शन। बेकेट ने म्यूजिकल हॉल क्रॉस टॉक, वोडेविल कॉमेडी और पेंटोमाइम का यूज किया है। जैसे जब व्लादिमीर, एस्ट्रोजन और पोजो तीनों मिलकर लकी की टोपी निकालते हैं ताकि वो सोचना यानी थिंक करना बंद कर सके। ये सीन एक सर्कस के क्लाउन एक्ट जैसा लगता है। ये कॉमिक एलिमेंट्स प्ले के डीप ट्रैजिक मीनिंग को बैलेंस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, नथिंग हैपेंस ट्वाइस, इवैल्यूएट दिस स्टेटमेंट बाय एग्जामिनिंग द सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ वेटिंग फॉर गॉडो। इसमें आपको इन दोनों एक्ट्स की सिमेट्री और एसिमेट्री को डिस्कस करना होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा इन डेप्थ एनालिसिस ब्लॉक 3 का।
सैमुअल बेकेट का ये मास्टर वर्क थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके अंदर के छुपे हुए मीनिंग को समझना एक अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस है। आप इसको ऐसे समझिए कि आज की इस वेनफुल जिंदगी में, जहां पर सब लोग सोशल मीडिया पर हर चीज को बस स्क्रॉल कर रहे हैं, अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा कम हो रहा है। आपको अपना पर्पस ढूंढना कितना ज्यादा मुश्किल है, और लाइफ आगे बढ़ती जा रही है। कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज होता जाता है, आप पर लेकिन लाइफ आगे बढ़ रही है, पर आप अपना पर्पस, अपनी होप को नहीं खो रहे हैं और उस पर्पस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ये प्ले इसी चीज को दिखाता है। खासकर ये वर्ल्ड वॉर के बाद लिखा गया था, जहां पर लोग अपनी लाइफ के ऊपर सवाल उठा रहे थे। तो दोस्तों, ब्लॉक 3 के बाद फटाफट से अब मूव करते हैं ब्लॉक 4 की तरफ, और इस वीडियो को भी कंक्लूड करते हैं। इस ब्लॉक में हम फोकस करेंगे एक ऐसे प्ले के ऊपर जो सुनने में तो कॉमेडी लगता है, पर लेकिन एक्चुअल में बहुत ही डार्क और डीप पॉलिटिकल मैसेज देता है, और आप इसको इंडिया के कंटेक्स्ट में काफी ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यूजीन यूनेस्को के मास्टरपीस राइनोसॉरस की। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए इस फाइनल ब्लॉक को पूरी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हमारे प्ले राइट के बारे में, क्योंकि इनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही इस प्ले की फाउंडेशन बनी है। यूजीन यूनेस्को का जन्म 1909 में स्लाटिना रोमानिया में हुआ था। उनके फादर रोमानियन थे और मदर फ्रेंच थी। उन्होंने अपनी लाइफ का काफी बड़ा हिस्सा पेरिस, फ्रांस में बिताया। चाइल्डहुड में उन्हें पपेट शोज देखने का बहुत शौक था। यहाँ से उनके अंदर एक थॉट डेवलप हुआ कि इंसान भी उन कठपुतलियों की तरह ही होता है, जिनकी स्ट्रिंग्स यानी उनके तारे कोई अनसीन फोर्स कंट्रोल कर रही होती है। 1930s के दौरान जब वो रोमानिया में थे, तब उन्होंने वहां फेसिज्म और नाजी आइडियोलॉजी को तेजी से बढ़ते हुए देखा। उन्होंने देखा कि कैसे उनके दोस्त और आसपास के लोग आयरन गार्ड नाम की एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी के सपोर्टर्स बन गए। आज की तारीख में भी इंडिया में लोग एक पार्टी के सपोर्टर बन रहे हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि इसी मास ब्रेन वॉशिंग और लोगों के अंधों की तरह एक ही गलत आइडियोलॉजी को फॉलो करने के डर ने राइनोसोरस उनको लिखने पर मजबूर किया। इन्होंने 40 साल की एज में इंग्लिश सीखना शुरू किया और टेक्स्ट बुक में दिए गए बेसिक सेंसलेस सेंटेंसेस, जैसे फ्लोर नीचे है सीलिंग ऊपर है, पढ़कर उन्हें इंस्पिरेशन मिली अपना पहला प्ले द बैड सोप्रानो लिखने की। यूनेस्को भी सैमुअल बेकेट की तरह थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के बहुत बड़े पिलर माने जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड ऑफ 1930s दैट इन्फ्लुएंस्ड यूजीन यूनेस्को टू राइट हिज एब्सर्डिस्ट प्ले। इसमें आपको इनके रोमानिया में बिताए हुए टाइम को बताना है, कि जहां पर नाजी और फेसिज्म आइडियोलॉजी बहुत तेजी से फैल रही थी। अब सीधे चलते हैं प्ले की स्टोरी पर। ये स्टोरी 3 एक्ट्स में डिवाइडेड है और बहुत ही अजीब पर लेकिन जबरदस्त है। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, क्योंकि पूरी एलिगरी, हिडन मीनिंग इस स्टोरी लाइन में ही छुपी हुई है। प्ले एक छोटे से फ्रेंच टाउन के कैफे में संडे आफ्टरनून को शुरू होता है। दो दोस्त आपस में मिलते हैं। एक है यान, जो कि बहुत ही वेल ड्रेस्ड और लॉजिकल है, और दूसरा है ब्रेंजर, जो हमेशा नशे में बिखरा हुआ और लाइफ से बोर यानी एपेथेटिक रहता है। अचानक से एक गेंडा, एक राइनोसॉरस की भागने की आवाज आती है, और वो एक हाउसवाइफ की कैट को मार देता है। बजाय इस बात पर फोकस करने के शहर में राइनोसॉरस कहां से आया, वहां खड़े लोग जैसे कि लॉजिशियन और जेन, जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, इस बात पर बहस करने लगते हैं कि वो एशियाटिक राइनो था या फिर अफ्रीकन राइनो था, और उसके सींग एक थे या फिर दो थे। ये दिखाता है इंसान का लॉजिक कितना बेकार और यूजलेस हो सकता है जब असल प्रॉब्लम उसके सामने खड़ी हो। यहाँ पर हमारा एक्ट 1 खत्म हो जाता है। फटाफट से डिस्कस करते हैं एक्ट 2 को। एक्ट 2 के सीन 1 में ब्रेंजर के ऑफिस में बहस चल रही है, कल की राइनो वाली बात सच थी या फिर झूठ। तभी मिस ब्यूफ भागती हुई आती है और बताती है कि उसका हस्बैंड मिस्टर ब्यूफ एक राइनोसॉरस बन गया है। फिर वो भी सीढ़ियों से कूदकर उसके साथ झुंड में शामिल हो जाती है, राइनोसॉरस के झुंड में। सीन 2 में ब्रेंजर अपने दोस्त यान को देखने के लिए उसके घर जाता है। यहाँ हम एक लाइव ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, एक मेटामॉर्फोसिस देखते हैं। यान की स्क्रीन ग्रीन हो जाती है, उसकी आवाज भारी हो जाती है, और उसके माथे पर सींग निकल आते हैं। आप एक ऐसा सीन इमेजिन करो कि एवेंजर मूवी में हल्क बन रहा है, मतलब डॉक्टर बैनर हल्क बन रहा है, तो वैसे ही वो गेंडा बन जाता है। यान कहता है कि ह्यूमनिज्म इज डेड, यानी कि इंसानियत मर चुकी है, और होश खो बैठता है। ब्रेंजर वहां से भागने लगता है। एक्ट 3, अब शहर के लगभग सभी लोग राइनोसॉरस बन चुके हैं, यानी कि उनको एक बीमारी हो चुकी है, राइनोसोराइटिस। ब्रेंजर अपने कमरे में अकेला और डरा हुआ खड़ा है। उसका एक लॉजिकल दोस्त दुदार उसे समझाने लगता है कि ये सब नेचुरल है, और एंड में वो भी उन्हें ज्वाइन कर ही लेगा। ब्रेंजर की लव इंटरेस्ट डेजी आती है। शुरू में दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इंसान ही बनकर रहेंगे, पर जल्द ही डेजी को उन राइनोस की आवाज म्यूजिक लगने लगती है,
और वो भी उनकी पावर से सिड्यूस होकर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। एंड में ब्रेंजर बिल्कुल अकेला बचता है। वो ट्राई करता है कि वो भी राइनो बन जाए, पर वो नहीं बन पाता। एंड में वो डिसाइड करता है कि वो लड़ेगा, अंत तक लड़ेगा। आई एम नॉट कैपिटुलेटिंग, मैं हार नहीं मानूंगा। और इस स्पेशल नोट पर हमारा ये प्ले खत्म हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ राइनोसोराइटिस एपिडेमिक इन द प्ले एंड एक्सप्लेन इट्स एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस। तो आपको इसकी एलिगरी को समझाना है। इस प्ले के कैरेक्टर्स बहुत ही सिंबॉलिक हैं। चलिए उनके थीम्स को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रेंजर, ये एक एंटी हीरो या फिर एवरीमैन है। वो असली है, पीता है और लाइफ में उसका कोई बड़ा गोल नहीं है। लेकिन हमको इसमें ये याद रखना है कि उसकी यही कमजोरी है और उसका दूसरों के लिए प्यार, जैसे डेजी के लिए उसका प्यार था, यही उसको एक असली इंसान बनाए रखता है। एंड में वो एक अकेला हीरो बनता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है। जान, ये एक नेत्से या फिर सुपरमैन थ्योरी का सिंबल है। उसे मॉरलिटी से ज्यादा पावर पसंद है, इसलिए वो बहुत जल्दी फेसिस्ट हर्ड का हिस्सा बन जाता है। लॉजिशियन, ये कैरेक्टर दिखाता है लॉजिक की लिमिट्स क्या होती है। वो ऐसी अजीब बातें करता है जैसे बिल्ली के चार पैर होते हैं, सॉक्रेट्स के भी चार पैर है, इसलिए सॉक्रेट्स एक बिल्ली होती है। ये सब एब्सर्ड और मीनिंगलेसनेस दिखाता है। इसके मेजर थीम्स को समझते हैं। फैसिज्म एंड कंफर्मिटी, ये प्ले नाजिज्म और फैसिज्म पर एक डायरेक्ट अटैक है। यूनेस्को ने इस बीमारी को राइनोसोराइटिस कहा है। ये एक ऐसी मैडली ऑफ कंफर्मिटी है जहां लोग अंधों की तरह मेजॉरिटी यानी भीड़ को फॉलो करते हैं और अंधभक्त बन जाते हैं और अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। विल पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शुरू में ब्रेंजर अपनी लाइफ से भागता था, फिर आखिर में जब सब उसको छोड़ देते हैं तब उसे समझ आता है कि ह्यूमैनिटी को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है। एब्सर्डिटी वर्सेस लॉजिक, दुनिया एब्सर्ड है और उसे इलॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ ब्रेंजर एज एन एंटी हीरो, व्हाई डज ही रिमेन ह्यूमन व्हाइल एवरीवन एल्स टर्न्स इनटू राइनोसोरस। हमारे इस ब्लॉग और इस कोर्स के फाइनल सेगमेंट में हम इसके स्टाइल पर बात करते हैं। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए कि राइनोसोरस एक ट्रैजिक कॉमेडी और एक थ्रेटर ऑफ द एब्सर्ड का प्राइम एग्जांपल है। ये एक ट्रैजिक कॉमेडी कैसे है? लोगों का गेंडा राइनो बन जाना सुनने में बड़ा ही फनी और फार्सिकल यानी कि कॉमिक लगता है, लेकिन जब आप इसका डीपली मीनिंग समझते हैं कि ये टोटलिटेरियनिज्म, फेसिज्म और लोगों के मास मर्डर या फिर ब्रेन वॉशिंग का प्रतीक है, तो ये एक डार्क ट्रेजेडी बन जाता है। ये एक एंटी थ्रेटर है। यूनेस्को ट्रेडिशनल प्लेस के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर फ्रेगमेंटेड लैंग्वेज, वर्ड प्ले और इलॉजिकल प्लॉट्स का यूज किया ताकि वो दुनिया की असली मीनिंगलेसनेस, एब्सर्ड कंडीशन को दिखा सके। विजुअल मेटाफर्स, लाइटनेस वर्सेस हेवीनेस, यूनेस्को ने स्टेज पर स्पेस का बड़ा स्मार्ट यूज किया। राइनो जमीन पर रहते हैं, हैवी और ग्राउंडेड है, जबकि ह्यूमंस ऊपर फ्लोर पर हैं, जो कि लाइटनेस को दिखाता है। एक राइनो बनने के लिए इंसान को अपना लेवल गिराकर सड़क पर आना पड़ता है। इस प्ले के एंड में हमारा हीरो ब्रेंजर अकेला बचता है। ये उस अकेली आवाज का प्रतीक है जो गलत पॉलिटिकल या फिर सोशल वेव के खिलाफ खड़ी होती है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, evaluate rhinoceros as a tragic comedy and discuss how it employs the technique of theater of the absurd। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा इग्नू बीईजीसी 113 मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा के चारों ब्लॉक्स, हेनरिक एप्सन का घोस्ट, बेर्टोल्ट ब्रेcht का द गुड वुमेन ऑफ सेशवान, सैमुअल बेकेट का वेटिंग फॉर गोडो और यूजीन यूनेस्को का राइनोसोरस सक्सेसफुली और कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाता है। हमने देखा कि कैसे मॉडर्न ड्रामा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहा, बल्कि उसने रियलिज्म से शुरुआत करके एपिक थिएटर के थ्रू सोसाइटी को जगाया और थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के माध्यम से इंसानी वजूद और पॉलिटिक्स की सबसे डार्क सच्चाइयों को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस डिटेल्ड एनालिसिस से आपके दिमाग में सारी स्टोरीज, कैरेक्टर्स और थीम्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अपने आंसर्स में कीवर्ड्स और थीम्स का जरूर यूज कीजिएगा टॉप मार्क्स स्कोर करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे डिटेल्ड, इंसाइटफुल और वन शॉट वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।